सभी को नमस्कार। एक बार स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे आरटीई 2009 एक्ट की। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में समय समय पे बहुत सारे एक्ट आए, बहुत तरह तरह की जो पॉलिसीज आई जिससे एजुकेशन को बढ़ावा मिले। तो उसी क्रम में 2009 में भी जो है आरटीई एक्ट आया था। उस समय चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा हो रहा था और बच्चों को जो है स्कूल में नहीं भेजा जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए प्लान किया और ये डिसाइड किया कि आरटीई एक्ट लेके आते हैं। और आरटीई एक्ट आने के बाद जो है ये एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो सभी के लिए कंपलसरी हो गई। जो भी बच्चे होंगे उन सभी के लिए कंपलसरी हो गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरटीई एक्ट क्या है, क्यों आया और क्या क्या इसके प्रोविजन है, इसके बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी आने वाली वीडियोज है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको सीधे ही जो है एक प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलूंगा, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि आरटीई एक्ट क्या है, क्यों आया, क्या इसके पीछे मकसद था और गवर्नमेंट क्या सोच के इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो सारी डिटेल आपको मिलेगी। ये जो हमारा टॉपिक है ये कंपटीशंस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो डी ट्रिपल एसबी की हो, कहीं पे भी हो तो ये जरूर पूछा जाता है। और यदि आप टीचर हैं या एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आपको आरटीई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए ज़्यादा समय जो है वेस्ट न करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। आइए। तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने जो है आरटी एक्ट की बात हम कर रहे हैं। आरटी एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके साथ साथ आप देखिए लिखा हुआ राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। यानी कि इस एक्ट में सबसे जो खास बात वो है वो ये है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। फ्री की बात करें तो जो भी एजुकेशन होगी पूरी तरह से फ्री होगी, और कंपल्सरी मतलब ये सभी के लिए जरूरी भी है। तो आइए देखते हैं क्या है राइट टू एजुकेशन। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज द एक्ट अबाउट, यानी कि ये एक्ट है किस चीज के बारे में। तो यहाँ पहला पॉइंट हमारा कहता है कि एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर हैज द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यानी कि इस एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है कि 6 साल से लेकर 14 साल के जो भी बच्चे होंगे उन सभी के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और राइट है उनका कि वो फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन ले। तो अब आरटी आने के बाद ये फंडामेंटल राइट हो गया 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए कि एजुकेशन उन्हें लेनी ही लेनी है। दूसरा जो एक्ट का था कारण वो था द गवर्नमेंट स्कूल शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रेन एंड द स्कूल विल बी मैनेज्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, यानी एसएमसी। यानी कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो सभी जो है 6 से 14 ईयर के जितने भी बच्चे हैं इनको फ्री एजुकेशन देंगे सभी बच्चों को। और साथ साथ कंपल्सरी होगी एजुकेशन। और जो स्कूल होगा वो मैनेज करेगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो है स्कूल के टीचर्स भी होते हैं, साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं, और साथ साथ जो लोकल लीडर भी होते हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा होते हैं, जो स्कूल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे ताकि स्कूल अच्छे से जो है रन कर सकता रहे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो ये था कि प्राइवेट स्कूल सेल एडमिट एटलीस्ट 25% ऑफ चिल्ड्रेन इन देयर स्कूल विदाउट एनी फीस। जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में क्या होता है, वहां तो फ्री एजुकेशन कर दी गई है, बट प्राइवेट स्कूल क्या है वहां पे पैसे ज्यादा लगते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी किया है, जब इसे आ गया तो उसमें ये भी डिसाइड किया कि 25% बच्चों को जो है जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो फ्री एजुकेशन देंगे। तो आप देखते होंगे कि इसके लिए भी ड्रॉ निकलता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत से बच्चे जो है अप्लाई करते हैं प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ने को, और प्राइवेट स्कूल में बाकी बच्चों के साथ भी वो पढ़ाई कर पाते हैं। तो ये इस आरटी एक्ट के आने की वजह से हुआ। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आरटीई एक्ट 2009 है क्या, इसके बारे में बताता हूँ। तो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 वाया आर्टिकल 21 पार्ट थर्ड सीक्स टू मेक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर द ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। तो पहला पॉइंट आपसे कहता है कि हमारे संविधान में 86th अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 86 संविधान संशोधन हुआ जो कि 2002 में हुआ। तो उसमें एक आर्टिकल 21A लाया गया, और जिसका पार्ट थर्ड है, जहां पे ये बताया गया कि 6 साल से 14 साल के जो भी बच्चे होंगे
उनका जो है कंपल्सरी होगा एजुकेशन, वो ये उनका फंडामेंटल राइट होगा कि उन्हें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिल सके। तो फंडामेंटल राइट करने का मतलब ये है कि यदि कोई भी बच्चा जो है, यदि एजुकेशन नहीं पा रहा है किसी भी कारण से, या उसको चाइल्ड लेबर में लगा दिया गया या किसी और कारण में, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है कि उसके जो है अधिकार का हनन हुआ है, क्योंकि ये अब उसका मौलिक अधिकार है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल पास्ड इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन 2009। 2009 में दोनों ही पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही जगह जो है इसका बिल पास हुआ। थर्ड पॉइंट कहता है इंडिया बिकम वन ऑफ द 135th कंट्रीज टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ द एवरी चाइल्ड व्हेन द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो एक्ट है ये फोर्स में कब आया। तो फोर्स में आया 1 अप्रैल 2010 में। एक्ट का नाम 2009 है, लेकिन ये जो है बाई फोर्स जो है 1 अप्रैल 2010 में आया था। और ये एक्ट लाने वाला भारत जो है पूरे विश्व में 135th कंट्री यानी कि 135वां देश है जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना। बच्चों के एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना गया। ये 135वां देश है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस नंबर का देश है, तो 135 यानी कि 135वां देश बना जो कि बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट इसे माना। और ये फोर्स में आया 1 अप्रैल 2010 में। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है इट मेक्स प्रोविजन फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। यानी कोई वैसा बच्चा हो जिसने अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं लिया हो, अब वो 6 से 14 ईयर के किसी भी एज में अप्लाई करता हो, तो उसको उसके एज के अकॉर्डिंग जो भी क्लास बनती है उसमें उसका एडमिशन कराया जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा 10 या 11 साल का है लेकिन अभी तक उसने पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो अब यदि वो स्कूल में आना चाहता है तो उसके लिए जो भी क्लास एलिजिबल होगी उस क्लास में उसका प्रवेश कराया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि द राइट ऑफ एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अंटिल 18 ईयर ऑफ एज इज लेड डाउन अंडर सेपरेट लेजिस्लेशन द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट। देखिए द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 2009 से पहले 1995 में आ चुका था। तो उसके अनुसार जो है जो भी बच्चे डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए एज की रिलैक्सेशन दी गई है। उनके लिए 6 साल से 18 साल तक का जो है ये फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा। यानी कि राइट टू एजुकेशन में जो एज लिमिट की बात की गई थी वो 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक की गई थी नॉर्मल बच्चों के लिए। लेकिन यदि कोई बच्चा जो है जो सफर कर रहा है डिसेबिलिटी के साथ है तो उसके लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, और उसकी जो रिलैक्सेशन है वो 6 साल से 18 साल तक के लिए होगी। यानी कि यदि कोई डिसेबिलिटी का कैंडिडेट है, डिसेबिलिटी का बच्चा है, तो उसे जो है 18 साल तक जो है फ्री एजुकेशन दी जा सकती है आरटी एक्ट के अनुसार। अब जब हम इस एक्ट की बात करते हैं तो द टाइटल ऑफ द आरटीई एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड्स फ्री एंड कंपल्सरी। यानी कि आरटीई एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है वो है फ्री और कंपल्सरी। तो फ्री और कंपल्सरी क्या है जरा इसको भी हम जानते हैं कि फ्री एजुकेशन मींस दैट नो चाइल्ड शैल बी लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी और चार्जेस और एक्सपेंसेस फॉर परसुइंग द कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि बच्चा कोई एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहा है, वो क्लास 8 तक की पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए उसे कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, चाहे बुक्स के लिए हो, चाहे यूनिफॉर्म के लिए हो, चाहे एडमिशन के लिए हो, किसी तरह का उसको पैसा कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसके लिए टोटल एजुकेशन जो है फ्री होगा। ये जिम्मेदारी होगी सरकार की जो है कि बच्चों को फ्री में जो है एजुकेशन दिलाई जाए। इसके साथ साथ कंपल्सरी एजुकेशन की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे कहता है कंपल्सरी एजुकेशन कॉस्ट एंड ऑब्लिगेशन on the appropriate government and local authority to provide and ensure admission, attendance and completion of elementary education by all children in 6 to 14 एज ऑफ ग्रुप। जब हम कंपल्सरी एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पे ये कहता है कि 6 साल से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनका जो है एडमिशन स्कूलों में हो, वो एडमिशन लें, उनके कोर्स पूरे हों, कंप्लीट कराया जाए और जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो उनको मिले। ये कंपल्सरी है। ये गवर्नमेंट का प्रयास होना चाहिए, गवर्नमेंट इसके लिए आगे बढ़ के आनी चाहिए कि इन बच्चों के स्कूल में एडमिशन भी हो, उनके प्रॉपर अटेंडेंस भी वहाँ की जाए और साथ साथ उनका जो भी सिलेबस है 8th लेवल तक की जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो वहाँ पे कंप्लीट कराई जाए। ये जरूरी है। तो यहाँ पे आपने देखा दो पॉइंट था, फ्री और कंपल्सरी, तो ये दोनों ही चीज जो है आरटी एक्ट में आई है। आरटी एक्ट आने के बाद उसने कुछ चीजों पे बिल्कुल रोक लगा दी है। अब वो देखते हैं कि इट प्रोहिबिट्स यानी कि क्या क्या चीजें हैं जो आरटी एक्ट में रोका गया है। पहला पॉइंट है स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ द चिल्ड्रेन। यानी कि जैसे कि हमने बताया था कि हर बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, सबका एडमिशन देना है। तो अब यहाँ पे स्क्रीनिंग का कोई प्रोसीजर नहीं होगा। 6 से 14 ईयर तक के बच्चों के लिए यदि एडमिशन लेना है तो उनके लिए किसी भी तरह का स्क्रीनिंग, कोई भी इंटरव्यू बच्चे का नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू पेरेंट्स का नहीं होगा या किसी तरह का रिटन टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन जब हमको सबको देनी है तो बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड में होगा उसे हमें लेना पड़ेगा। इसलिए जो है स्क्रीनिंग प्रोसीजर को इसमें बिल्कुल ही मना कर दिया गया है। इसके साथ साथ कैपिटेशन फीस, जैसे कि आपको बताया गया था ये फ्री एजुकेशन का एक्ट है, तो इसमें किसी भी तरह का फीस नहीं लिया जाएगा। कोई भी ट्यूशन फीस हो चाहे बुक्स वगैरह के लिए हो, कोई भी फीस जो है यहाँ पे नहीं चार्ज किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि प्राइवेट ट्यूशन बाई टीचर्स, यानी कि कोई भी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता।
टीचर को स्कूल में ही पढ़ाना होगा, किसी बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूशन नहीं देना है या उसको जो है एक्स्ट्रा पैसा लेके अलग से नहीं पढ़ाना है, इसको इसमें रोका गया है। फोर्थ पॉइंट इसमें कहता है कि रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, यानी कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जो कि बिना रिकॉग्नाइज किए चल रहा हो। रिकॉग्निशन होने जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है स्कूल का, तभी वो स्कूल चला सकते हैं। यदि बिना रिकॉग्निशन के कोई स्कूल चल रहा है तो इसके लिए जो है उनको सजा भी दी जा सकती है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरेसमेंट, यानी कि किसी भी बच्चे को फिजिकली पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा और साथ साथ उनके मेंटली हरेसमेंट भी नहीं किया जाएगा। बच्चों के जो है इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे अच्छे माहौल में स्कूल में पढ़ाई कर सके। तो ये सारी चीजें जो है इस आरटी एक्ट के अनुसार जो है रोकी गई है। अब हम बात करते हैं कि स्कूलों में क्या चेंजेज आना चाहिए आरटी एक्ट के अनुसार, तो उसकी बात कर लें। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ये कहता है कि सभी टीचर के लिए वन क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, यानी कि हर टीचर को पढ़ाने के लिए क्लासरूम होना चाहिए जहाँ पे वो क्लास बच्चों की ले सके। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए, बच्चे का स्कूल में आसानी से आना जाना हो सके। यदि रैंप की जरूरत है तो रैंप वहाँ पे अवेलेबल हो, कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो उसके लिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कहीं भी जाना उसके आसान हो, तो बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए। इसके साथ साथ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, यदि स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं तो दोनों ही के लिए जो है अलग अलग टॉयलेट्स होना चाहिए, बॉयज के लिए अलग होगा और गर्ल्स के लिए अलग होगा। इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे यदि 5-6 घंटे के लिए स्कूल आते हैं तो उनके पास पानी की व्यवस्था अच्छी मिलनी चाहिए उन्हें। इसके साथ साथ प्ले ग्राउंड सिक्योर्ड बाई बाउंड्री वॉल, बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान होना चाहिए और साथ साथ जो है उसकी बाउंड्री होनी चाहिए जो है स्कूल के अंदर और प्ले ग्राउंड के अंदर, ताकि बच्चे सेफली जो है खेल सकें। इसके साथ साथ लाइब्रेरी होना चाहिए स्कूल में, ताकि बच्चे मैगजीन न्यूज़पेपर या जो भी बुक्स हो वो वहाँ पे पढ़ सकें। लाइब्रेरी हर स्कूल में होना जरूरी है। इसके साथ साथ प्ले मटेरियल गेम्स एंड टीएलएम, बच्चों के खेलने के लिए और साथ साथ लर्निंग के लिए जो है उनके टीएलएम और मटेरियल्स जो है होने चाहिए। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस होने चाहिए ताकि आरटी एक्ट को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसके बाद एकेडमिक में क्या चेंज आया है वो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पीपल टीचर रेशियो, यानी कि एक बच्चे के साथ टीचर का क्या रेशियो होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पे ये दिया गया है 1 से 30, यानी कि 30 बच्चे हैं किसी इस क्लास में तो उसके साथ एक टीचर जो है लगेगा प्राइमरी लेवल पे। यदि हम बात करते हैं अपर प्राइमरी की तो पीटीआर यहाँ पे 1:35 है, यानी कि यदि अपर प्राइमरी का बच्चा है तो 35 बच्चों पे एक टीचर जो है होना चाहिए। यहाँ पे पीटीआर का मतलब है पीपल टीचर रेशियो। तो ये तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी में 1 से 30 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि एक टीचर है 30 बच्चों के साथ और अपर प्राइमरी में एक टीचर है 35 बच्चों के साथ। जब हम बात करते हैं कितने दिन हमें बच्चों को एक साल में पढ़ाना है, तो जब उसकी बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल के लिए आप देख सकते हैं कि 200 वर्किंग डेज, यानी कि जो बच्चा प्राइमरी पढ़ता है उन्हें साल में 365 दिन में से कम 200 वर्किंग डेज होने चाहिए, 200 दिन उनके स्कूल चलने चाहिए। साथ साथ अपर प्राइमरी की बात करें तो 220 वर्किंग डेज जो है उनकी होने चाहिए। इसको यदि हम आवर्स में कैलकुलेट करें तो जो प्राइमरी बच्चे हैं प्राइमरी के बच्चों के लिए कम से कम पूरे एक साल में 800 जो है घंटे इंस्ट्रक्शनल आवर होने चाहिए, 800 घंटे की क्लासेस उनकी होनी चाहिए। और अपर प्राइमरी की बात करें तो 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर होने चाहिए। देखिए ये जब यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि आरटी एक्ट के अनुसार जो है पीपल टीचर रेशियो जो है प्राइमरी लेवल पे क्या होना चाहिए या अपर प्राइमरी पे क्या होना चाहिए। तो आप यदि इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे जरूर ही सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे। इसके साथ साथ वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज कितने हैं वो भी आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। लास्ट पॉइंट है 45 वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर्स, यानी कि एक वीक में कोई भी टीचर जो है 45 घंटे तक की जो है क्लास लेगा, 45 घंटे उस पर वर्क करेगा। अब यदि 45 आवर्स की बात करें एक हफ्ते में यदि 6 दिन की क्लास चलती है तो करीब 7.5 घंटे आ जाते हैं। तब 7.5 का मतलब ये नहीं कि 7.5 घंटे क्लास ही चलेगी, इसमें आप जो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, जो लेसन प्लान या आपके डायरी बनाते हैं या जो भी प्रिपरेशन करते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। ओवरऑल आपका इंक्लूजन जो है 7.5 आवर का होना चाहिए पर डे के हिसाब से, ताकि 45 आवर जो है आपको एक हफ्ते में दिए जा सके बच्चों के लिए। तो ये तो एकेडमिक में क्या चीजें थी वो थी। कुछ मैं की पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ इस एक्ट के अंदर क्या क्या जो है स्पेशल पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। ताकि आरटी एक्ट हम समझ रहे हैं जान रहे हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें रखना चाहिए अपने दिमाग में। सबसे पहला पॉइंट द एरिया एंड द लिमिट ऑफ नेबरहुड, यानी कि अपने पड़ोस में जो स्कूल होगा उसकी एरिया कितनी हो चाहिए, कितनी दूर में होना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं क्लास 1 to 5 के लिए तो 1 to 5 का जो भी क्लास होगी ये जो है बच्चों के 1 किलोमीटर की दूरी में होना चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए, ताकि बच्चे आराम से जो है स्कूल जा सकें। यानी कि जिस भी जगह ये स्कूल होगा 1 किलोमीटर के रेंज के बच्चे जो है प्राइमरी क्लास में आ सकते हैं। यदि क्लास 6 से 8 तक की बात करें तो ये इसके लिए जो भी स्कूल होगा वो कम से कम 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, बच्चों को लॉन्ग डिस्टेंस न ट्रेवल करनी पड़े, इसलिए ये जो है डिस्टेंस का भी इसमें जो है गाइडलाइन दिया गया है। वेयर नो स्कूल एग्जिस्ट विद इन द एरिया ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड गवर्नमेंट हैज टू मेक प्रोविजन फॉर फ्री ट्रांसपोर्टेशन, रेजिडेंशियल फैसिलिटी एंड अदर फैसिलिटीज,
यानी कि यदि कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि यदि स्कूल उस एरिया में नहीं आ पा रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ पा रहा है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे किस तरीके से स्कूल पहुंचे। उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सारा प्रोविजन जो है गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है प्राइमरी में स्कॉट फैसिलिटीज वगैरह भी दी जाती है यदि स्कूल जो है दूर है तो। In the areas of high population density, the state may establish more than one neighborhood school। यानी कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है और आपको लगता है कि एक स्कूल में जो है सारे बच्चे कवर नहीं हो सकते, तो वहाँ पे एक से ज्यादा स्कूल भी जो है गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, ताकि जो है हाई पॉपुलेशन भी कवर हो सके। कुछ और भी की पॉइंट्स हैं इसके। द स्टेट हैज टू मेक अप्रोप्रिएट एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। यानी कि जो बच्चे डिसेबिलिटीज में हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट जो है करना पड़ेगा सरकार को। आपने देखा होगा कि जो है जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए जो है स्कॉट फैसिलिटी या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के भी पैसे आते हैं, तो उसी के प्रोविजन में आते हैं कि उनको जो है सेफ ट्रांसपोर्टेशन मिल सके, आसानी से वो आ जा सके। इसके साथ साथ द स्टेट टू इंश्योर दैट एक्सेस ऑफ चिल्ड्रेन टू द स्कूल इज नॉट हिंडर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ सोशल एंड कल्चर फैक्टर। यानी कि हमारे गवर्नमेंट को यहाँ स्टेट की बात कर रहा है, राज्य से या हमारे देश में जो भी स्कूल है गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा है कि जो भी बच्चे हों, किसी भी बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या सोशल कल्चर बिहेवियर पर उनको स्कूल में जो है एंट्री नहीं मिल रही है। तो स्कूल में सभी को एंट्री देना है, किसी बच्चों को रोकना नहीं है। ऐसा नहीं कि छोटी जात का बच्चा होगा तो वो जो है स्कूल में नहीं ले सकते, हर तरह के बच्चों को हम स्कूल में लेंगे, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कंपलसरी एजुकेशन की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ईच चाइल्ड इज आल्सो इंटाइटल्ड टू फ्री टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल्स एंड यूनिफॉर्म। यानी कि जितने भी बच्चे हैं सभी इंटाइटल्ड हैं, सभी को मिलना चाहिए, फ्री में टेक्स्ट बुक मिलनी चाहिए, राइटिंग मटेरियल मिलना चाहिए और यूनिफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे पहले ही बताया गया था कि फ्री एजुकेशन है आरटी एक्ट में, तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है बच्चों को फ्री में मिलनी चाहिए और हर बच्चे इसके लिए इंटाइटल्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर इन द स्कूल हैव टू इंश्योर देयर रेगुलर अटेंडेंस, completion of curriculum with a specific time, assessing the ability of the child and prescribing special attention। तो इसके साथ यहाँ पे यह भी करा है कि स्कूल में जो भी टीचर हैं वो इस बात का इंश्योर करें कि बच्चे रेगुलरली स्कूल आए, उनकी अटेंडेंस रेगुलर हो, साथ साथ जो है जो भी सिलेबस है, जो भी करिकुलम है, वो टाइमली जो है कंप्लीट किया जाए। उसके साथ साथ बच्चों की एबिलिटी को बार बार चेक भी किया जाए, असेस किया जाए, उनके एग्जाम्स भी लिए जाएं, ताकि जो है पता चल सके बच्चे ने क्या सीखा है, और साथ साथ उन्हें जो है प्रॉपर अटेंशन दिया जाए। इफ नीड बी कंडक्ट द पेरेंट टीचर मीटिंग टू अप्रेज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और जरूरत पड़ने पे पेरेंट टीचर मीटिंग भी करनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स को जो है बच्चों में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके। लास्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट टू एडमिट देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड इंश्योर दैट दे रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 51 ए के, इसमें देखिए आर्टिकल 51 ए के में जो है ये ड्यूटी पेरेंट्स की बोली गई है कि पेरेंट्स इस बात को श्योर करें कि उनका बच्चा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल में ले। तो यहाँ पे ये जो एक्ट ले आया गया है आर्टिकल 51 ए के, इसका भी कभी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये इसमें पेरेंट्स की ड्यूटी बताई गई है। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को जो है स्कूल में भेजे, ताकि वो स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन ले सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया आरटी एक्ट के बारे में। तो इस तरह से जो भी बेसिक्स आरटी एक्ट के बारे में था जानकारी, वो मैंने आपको दी है। आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और इसको आपको ध्यान में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपको निश्चित रूप से आगे के लिए आसानी होगी, और कोई भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड होगा तो आप जरूर कर पाएंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि वीडियो जो है एक बार में नहीं समझ में आती, एक बार में जो है करते हैं, कुछ पॉइंट तो याद होते हैं, कुछ भूल जाते हैं। इसलिए हमें जब भी कोई स्टडी भी करते हैं तो हम रिवीजन करते हैं। इसीलिए जो है वीडियो जरिए आपने एक बार देखे तो उसको एक दो बार आप और देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट जो है आसानी से याद हो जाएंगे। तो आप सबने मुझे समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और मैं यहाँ पे देखिए मेरी बेसिक डिटेल भी दी गई है, सनी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशलिस्ट टीचर। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो इस प्रकार से आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको आज मैंने टॉपिक डिस्कस किया आरटी एक्ट का, ये काफी हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए एग्जाम में भी हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ यदि आप एजुकेशन फील्ड में भी हैं तो आपको ये आरटी एक्ट जानना चाहिए। इसके अलावा कई प्रोविजन है, मैंने इससे पहले अभी एनईपी की वीडियो दी थी आपको, एनईपी 2020 की, तो उसमें भी काफी कुछ नए जो पॉलिसीज आई थी उसके बारे में बताया गया था। आज मैंने आपको आरटी एक्ट के बारे में बताया है, और भी जो भी प्रोविजंस आए हैं एजुकेशन को लेके, या जो भी एक्ट आए हैं, जो भी पॉलिसी आई है, उसके बारे में भी आपको वीडियोस मिलती रहेगी। इसके लिए जो है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और साथ साथ अपने साथियों को भी जरूर शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी जो है हमारी इसकी जानकारी पहुंचे और उनको नीड हो तो जरूर वो कुछ जान पाए। आप सबने इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।